तो लास्टली हमने अब तक ये देख लिया कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको FOPs को हमें कहाँ एलोकेट करना है। ये एक डिसीजन मेकर यूजुअली एक प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, एक फर्म लेती है या गवर्नमेंट लेती है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल की जो डिसीजन मेकिंग है ना वो इस बिना पर होती है कि मैं कहाँ काम करूँगा, वो बजाते खुद एक फैक्टर है। तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी कि मैं जहाँ भी काम करूँगा तो उस जगह पर काम करने की बनिस्बत में कहीं और काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन को लेकर हम जो तस्वुर करते हैं ना वो फर्म्स को या गवर्नमेंट को करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी हटा दो, फर्म्स कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है ना, कि एक ऐसी इकॉनमी में जो फ्री मार्केट इकॉनमी है तो वो फर्म मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट ओनर की होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी, और एक ऐसी इकॉनमी जो कि प्लान्ड इकॉनमी, उसमें गवर्नमेंट ही होती है सब कुछ। कंप्लीट प्लान्ड इकॉनमी पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो गवर्नमेंट की सारी फर्म्स भी होंगी, ठीक है ना। बहरहाल तो फर्म जो प्रोड्यूसर है, लेट्स सपोज, वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी रिसोर्स एलोकेशन, ये जो लिमिटेड मेरी रिसोर्सेज हैं, इनको मैं कहाँ एलोकेट करूँ और क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, और उसको उस जवाब तक पहुँचने के लिए कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनानी है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं, मैं क्या बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ और किसके लिए बनाऊँ, फॉर होम, ठीक है। इन तीन के उसके जवाब उसको इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट करते हैं कि वो अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहाँ एलोकेट करे। अब एक प्रॉफिट ओरिएंटेड जो बिजनेस वेंचर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही होता है, और वो प्राइवेट सेक्टर कौन सी इकॉनमी में मौजूद है, फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर मौजूद है, मिक्स इकॉनमी में भी होता है, ये जाहिर है। तो वो चाहेगा मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँ, तो वो उसके पास अगर 2-3 ऑप्शन है ना प्रोडक्ट्स बनाने के, एक बहुत ही बेसिक नीड है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए पॉसिबल है जो कि इंतहाई बेसिक नीड की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट बी पॉसिबल है जो कि कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, अगर उसको लगता है लग्जरियस प्रोडक्ट के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रोड्यूस करने की तरफ जाएगा, वो उस तरफ अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी सॉ सो फार। बहरहाल अब उसी मार्केट इकोनॉमी को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि जहन में रखना है प्राइवेट ओनर, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की डिसीजन मेकिंग को अपने जहन में रखते हुए अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट होता ही है, प्राइवेट सेक्टर होता ही, लेकिन अब जो भी आगे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर बस ध्यान में रखना फ्री मार्केट इकोनॉमी को, कंप्लीटली फ्री समझो या मिक्स समझो, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर है सो वो सोचना कि प्राइवेटली डिसीजन ले सकता है, ये नहीं कि रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है। जब तक नहीं आता गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तब तक हम उसके ऊपर बात नहीं करें, अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन टू प्राइस मैकेनिज्म, इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक रफली बात बता देता हूँ कि मार्केट जो है ना वो प्राइस के हिसाब से मूव करती है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है उस पे ज्यादा और प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस है, डेफिनेटली ज्यादा प्राइस की वजह से, तो मार्केट वही प्रोडक्ट बनाएगी और वही प्रोडक्ट सेल करेंगे, सप्लायर्स वही प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे होंगे और बायर्स के पास वही अवेलेबल टू बाय प्रोडक्ट होगी, राइट। सो प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स। अच्छा, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सप्लायर को बहुत जबरदस्त प्राइस मिल रहा है, या प्राइस क्या बहुत जबरदस्त मिल रहा है, उसने यूनिक प्रोडक्ट बनाए और बहुत जबरदस्त प्राइस खुद सेट कर दिए, एक भी यूनिट नहीं बिका, तो मार्केट ने क्या रिस्पॉन्ड किया सप्लायर को, क्या आपका तो एक भी कोई खरीदने वाला नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सही ना। उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को कोई या तो विलिंग नहीं है खरीदने के, या तो अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदने के लिए, या तो किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं तो प्राइस वो नहीं देख रहा, या जिसको चाहिए तो उसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही तो आप नेचुरली खुद अपने प्राइसेस कम करोगे बीइंग अ सप्लायर, ताकि कस्टमर जो विलिंग है, अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए। तो जिसके इनकम के अंदर नहीं आ रही थी वो चीज़ उसकी इनकम में आप ले आए तो वो अब डिमांड भी बन गया हमारी, ठीक है, तो अब बिकना शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट, सही। सो मार्केट दोनों तरफ रिस्पॉन्ड करती है। अगर सप्लायर बहुत हाई प्राइसेस रख रहा है उसकी नहीं बिकेगी प्रोडक्ट, ज़्यादा जा रही होगी, सप्लायर लो करेगा प्राइसेस। इसी तरह कस्टमर जो है अगर कोई लो प्राइसेस को देख के बहुत सारा पीछे पड़ गया किसी प्रोडक्ट के, तो सप्लायर इतनी बड़ी लाइनें, कस्टमर की इतनी बड़ी क्यूज देख के अपने प्राइसेस बढ़ा देगा। जैसे वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो लोग छटना शुरू हो जाएंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो नहीं खरीद पाएंगे उस प्रोडक्ट को, तो सिर्फ वो रह जाएंगे जो उसको खरीद सकते हैं, तो मार्केट प्राइस फिर उस पॉइंट पे सेट होगा। तो सी मार्केट की जो बाइंग एंड सेलिंग कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज, ये डिसाइड करता है वो मतलब प्राइस की एक्सेप्टेंस, कि सप्लायर भी एक्सेप्ट कर रहा है उस प्राइस को, ठीक है ना, और कस्टमर भी एक्सेप्ट कर रहा है उस प्राइस को, बायर भी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो वाली उतनी क्वांटिटीज बिकेंगी, राइट।
इस प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को मूव करता है सप्लायर और कस्टमर दोनों के लिए। ये बात समझते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाउ डू मार्केट्स वर्क? मार्केट के अंदर बायर सेलर होते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, राइट, जिसे हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। सो मार्केट कैन बी अ प्लेस वेयर डिमांड मीट सप्लाई एट एग्रीड प्राइसेस। एग्रीड मतलब दोनों एग्री कर रहे हैं ना, बायर उस प्राइस पे बाय करने के लिए एग्रीड है, सप्लायर उस प्राइस पे सेल करने के लिए एग्रीड है, ठीक है। उससे कम प्राइस में लेगी तो सप्लायर वो काम ही छोड़ देगा, कहेगा नहीं ये मेरे लिए बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं कुछ और ही करूं। सही, मैं फ्रूट्स बेच रहा हूं, बेचूं क्योंकि मुझे सब्जियों में ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा। जिस सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्रूट बेच सकता है और सब्जी बेच सकता है, तो उसके पास अगर वो सब्जी बेचने की तरफ मूव हुआ है तो किसी प्राइस पॉइंट की वजह से हुआ होगा कि उसको बेटर प्राइस बेटर प्रॉफिट मिल रहा होगा सब्जी में। तो अपनी रिसोर्स एलोकेशन, अपना लैंड लेबर कैपिटल वो किस में लगाएगा? वेजिटेबल्स के ऊपर। अपना स्टॉल के ऊपर वेजिटेबल रखेगा, उस जगह का जो भी किराया वगैरह दे रहा है, तो एक जगह है उसके पास, वो खुद लेबर है, खुद लगा हुआ है, तो क्या सब्जी बेचने के लिए के ऑप्शन पे आ रहा है क्योंकि ज्यादा प्राइस अगर उसको मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यूं समझ लो बस। लेकिन जहां मार्केट डिमांड नहीं कर रही उसके उस प्राइस के ऊपर, कस्टमर कम प्राइस चाह रहे हैं और आसपास कुछ एक दो कॉम्पिटिटर्स है वो कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि मैं इतने कम प्राइस पे सेल करने की बजाय वो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने लैंड लेबर कैपिटल को, फैक्टर प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा और विल स्टार्ट सेलिंग फ्रूट्स, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है। फिर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस पे आ नहीं सकता, वो ज्यादा रख रहा है प्राइस तो बिक नहीं रहा, और कॉम्पिटिटर सस्ते बेचते हैं, सस्ता करने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं यार इतना सस्ता बेचने से बेहतर है मैं इतनी जगह लगा रहा हूँ, इतना कम मुनाफा तो इससे ज्यादा तो फ्रूट में था, तो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और फ्रूट सेलिंग में लगा देगा। अब इट्स नॉट, वैसे प्रैक्टिकल टर्म में इतना आसान नहीं है कि फ्रूट का ठेला उसको घुमाया तो नीचे जो है ना, सॉरी सब्जी का ठेला है उसको घुमा दिया तो फ्रूट लगे हुए थे, इतना आसान नहीं है। सही, उसको सब कुछ डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, फिर रिन्यू करना पड़ेगा चीजों को। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करने को कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म में इतने मोबाइल नहीं होते कि सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन हम ये अज्यूम करके अगर चले कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने मोबाइल होते कि ये बेचो या वो बेचो, तो फिर उस केस में वो फ्रूट्स की तरफ आ जाता कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी फ्रूट की कल तक जो थी वो ज्यादा हो रही है बनस्बत जो प्रॉफिट में वेजिटेबल से कमा रहा, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देगा, राइट। सो मार्केट प्राइसेस हेल्प हिम टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मार्केट का कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जिस पर कस्टमर्स भी खरीदने के लिए राजी हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर सप्लायर भी सेल करने के लिए राजी है, वो प्राइस पॉइंट मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट होता है। उसमें वो प्राइसेज और क्वांटिटी जो भी आप ग्राफ के अंदर देखोगे, आगे बहुत आगे वो टॉपिक आएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, वो देखेंगे हम आगे जाके। बहरहाल अभी अब मूव करते हैं आगे ही हाउ मार्केट्स वर्क के अंदर। सो मार्केट का मैकेनिज्म जो है ना वो प्राइस के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है। उस पर बढ़ने से पहले 3-4 डेफिनेशंस है, वो आप एक दफा देख लें तो उससे फिर आगे समझने में आसानी होगी। सबसे पहली डिमांड। डिमांड कहते हैं हम विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। कस्टमर्स की होती है, विल भी कर रहे हैं और एबल भी है कुछ खरीदने के लिए। सप्लाई क्या है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट, ये सप्लायर के एंड से, ठीक है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कहलाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब आगे बेहतर तरीके से समझोगे और ये ग्राफ भी आगे बहुत अच्छा सा देखोगे। फिलहाल सिर्फ इस ग्राफ के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास आपका सप्लायर इस एंगल से चीज़ों को देखता है कि जितने ज़्यादा, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर प्राइसेस हैं, यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, दो कर्व्स बनाऊंगा, सप्लाई कर्व भी डिमांड कर्व भी। सप्लाई कर्व जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे चलता है, सही है, लेट्स सपोज ग्रीन कर्व, कि सप्लायर को जितने ज़्यादा, अगर उसको $2 मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो मिसाल के तौर पे वो इतने यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है, सॉरी यानी इतने, ठीक है। अगर उसको $4 मिल रहे हैं तो वो इतने यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है, ये लेट्स सपोज 100, 200, ठीक है। $6 मिल रहे हैं तो मे बी 300, ठीक है। जितने ज़्यादा प्राइस मिल रहे हैं वो उतने ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी है। इसके ऊपर मैं और ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा सप्लाई कर्व पे पहुंचते हुए वक्त। फिलहाल बस यही समझो कि जितने ज़्यादा उसको प्राइस मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा उसको मोटिवेशन है कि उतने ज़्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करे। अब वो एक सप्लायर, उसके पास ऑल्टरनेटिव डिसीजंस है। सबसे अच्छा तो उसको मिसाल के तौर पर रिटर्न मिला है शूज़ मैन्युफैक्चर करके सेल करने में, फिर जो कुछ बचा कुछ रह गया वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फुटबॉल बना के सेल करेगा।
अब फुटबॉल के अंदर जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे उतने वो शूज़ के अंदर से निकाल के फुटबॉल मैन्युफैक्चर करेगा कि यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न आ रहा है। अगर बहुत ही अच्छे प्राइस है फुटबॉल के अंदर तो सारा निकाल लेगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शूज़ से निकाल के सारे के सारे फुटबॉल्स के अंदर लगा देगा और सारी की सारी फुटबॉल्स बना देगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा उसको प्राइस मिलेंगे वो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा एलोकेट करेगा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वरना उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं और भी लग रहे थे। सही है, लेकिन जितना अच्छा प्राइस मिला उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स वो बनाने की कोशिश करेगा। राइट, पहले बड़ी कस्टमर्स जो हैं उनको जितने कम प्राइस मिलेंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटीज खरीदेंगे, तो वो उनका इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर उनको एक चीज़ $2 में मिल रही है तो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं इतने यूनिट्स। सही है, तो आपका डिमांड कर वाइट वाला है, यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं जबकि ग्रीन वाला हमारा सप्लाई कर्व है। कर्व कह रहा हूँ, वो कर्व स्ट्रेट लाइन है बट इसको कर्व ही कहेंगे हम, वो अब देख लेना वो कर्व क्यों कहलाता बाद में। ठीक है, तो जब अगर $2 का एक मिल रहा है तो कस्टमर्स की डिमांड कितनी ज़्यादा है, कहाँ तक पहुँची हुई है कस्टमर्स की डिमांड, तकरीबन 300, 400, 500 यूनिट डिमांड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, यूँ समझो अगर $2 का है, लेकिन उस वक्त सप्लाई कितनी अवेलेबल है, सप्लायर्स बस उतने सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल माल बेच रहे हैं जो $2 पे बेचने के लिए भी राजी है, जो कि 100 यूनिट्स। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई, प्राइस 2 से 4 चली गई तो आपकी डिमांड, प्राइस 2 से 4 जाने पे आपका सप्लाई कर्व आगे एक्सटेंड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया कि और सप्लायर्स भी मार्केट में एंटर हो गए, यार $4 अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वाला एंटर नहीं हुआ जिसको कहीं और से 5 या $6 मिल रहे थे और बेहतर मिल रहे थे, कोई और प्रोडक्ट बना रहा था। अगर $6 मिलना शुरू हो गए तो वो भी मार्केट में एंटर हो जाएगा। अगर $8 मिलना शुरू हो गए तो कुछ सप्लायर्स और ऐड हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, $8 में इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई 400 यूनिट्स की लेट्स सपोज, लेकिन $8 के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 यूनिट्स, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 400 यूनिट्स से 400 यूनिट्स के करीब समझना इसको। ठीक है, 2 यूनिट्स पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 100 यूनिट्स, लेकिन $2 के ऊपर लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड छटती जाएगी और वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, करते 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 ये यहाँ मीट करेंगे कि तकरीबन $5 ये है और ये 5.5 है। ठीक है ना, तो येलो कलर से $5.5 के ऊपर, समझ लो $5.5 पे इतने यूनिट्स, ये 260 270 यूनिट्स के करीब है। तो $5.5 के ऊपर लेट्स सपोज 270 यूनिट्स है, 270 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी है और क्वांटिटी सप्लाइड भी है। सही ना, $5.5 पे सप्लायर्स भी इतने अवेलेबल है जो 270 यूनिट्स बेचने के लिए राजी हैं और $5.5 पे 270 यूनिट्स की डिमांड भी है। उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ी तो डिमांड छड़ जाएगी, उससे कम प्राइस हुई तो सप्लाई छड़ जाएगी। ठीक है, थोड़े कम प्राइस मिल रहे होंगे तो कुछ सप्लायर्स भाग जाएंगे, नहीं यार इससे अच्छा तो हम कुछ और करें। सही है, और हर सप्लायर डिसीजन मेकिंग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदले लेता है। किसी को $2 में भी बारे में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं है, लेट्स सपोज वो वहीं का वहीं है तो वो तो देगा, लेकिन वो 100 यूनिट्स ही फराम कर सकता है। $4 हो गए तो दूसरे टाउन से भी आ गए सप्लायर्स सेल करने के लिए, क्या उनको भी बारे में पड़ रहा है। सही है, लेकिन अगर 4 से कम हो कहेंगे यार यहाँ तो फायदा नहीं है। सही है, बहरहाल तो अब समझो डिमांड क्या होती है, जिस विलिंगनेस एंड एबिलिटी बाय सप्लाई, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। ठीक है, एबिलिटी टू सेल तो है लेकिन विलिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि अच्छा पैसा नहीं मिल रहा तो नहीं सप्लाई करेंगे। विलिंग है, हम तो $2 में भी सप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, एबल ही नहीं, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। तो विलिंगनेस एबिलिटी दोनों होनी चाहिए सप्लायर के पास भी। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसके ऊपर मीट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई कर्व्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, कि जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम पे मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों मीट हो रही है तो उसके ऊपर ट्रांजेक्शन होती है। कोई एक ऐसी करंट प्राइस जहां पर सप्लायर और जो है ना कस्टमर दोनों एग्री कर रहे हैं। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम वो तमाम ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स थे, वो सब डिसइक्विलिब्रियम था। सॉरी, ये मेरे ग्राफ, जितना भी हिस्सा ऊपर है इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये सब डिसइक्विलिब्रियम है। कहीं पर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई मौजूद नहीं है, कहीं पर सप्लाई कर्व को देखो तो सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड मौजूद नहीं है, डिमांड कर्व में रहते हुए। ठीक है ना, तो ये जो गैप्स है सारे डिसएग्रीमेंट पॉइंट समझ लो, जहां पर एग्री नहीं करे तो वो डिसइक्विलिब्रियम है, कि जब तक डिमांड और सप्लाई मीट नहीं करती वो डिसइक्विलिब्रियम है। क्लियर है? सो विद इन अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने कहा इसी को अज्यूम करके चलना कि एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, तो अब जब और मिक्स्ड भी समझो या मार्केट समझो, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम मत समझना। अब जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ पिवटल रोल इन डायरेक्टिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइसेस ही डिसाइड करते हैं कितना सप्लायर एंटर होगा
और कितना कस्टमर भागेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कस्टमर भागते रहेंगे, सप्लायर एंटर होते रहेंगे, प्राइस गिरते रहेंगे तो सप्लायर भागते रहेंगे, कस्टमर एंटर होते रहेंगे, और इन दो के मिड पे ही कहीं जाके मार्केट जो है ना इंटरसेक्ट करेगी, राइट। हाउ प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स, प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ऊपर जैसी लगेगी तमाम बातें जो मैंने की। कंज्यूमर्स डिमांड अ प्रोडक्ट जबकि प्रोड्यूसर सप्लाई अ प्रोडक्ट। क्वांटिटीज सप्लाइड एंड डिमांडेड डिपेंड ऑन द प्राइस, क्वांटिटीज सप्लाइड एंड क्वांटिटीज डिमांडेड डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। The higher the price consumers have to pay, the lower quantities they demand. जितनी ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी उतनी ही कम डिमांड होगी। अच्छा, मैं उतनी ही कम डिमांड नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा है, उतनी कम क्वांटिटीज डिमांडेड होंगी। अब ये थोड़ा सा इस्तिलाह का फर्क है, वो आगे समझोगे। जितनी कम प्राइसेस होंगे उतनी ही कम क्वांटिटीज डिमांडेड होंगी कस्टमर्स की तरफ से, और जितने कम प्राइसेस होंगे उतनी ज्यादा कस्टमर्स डिमांड करेंगे, जितने ज्यादा प्राइसेस होंगे उतना कम डिमांड करेंगे कस्टमर, ठीक है। सप्लायर का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, कस्टमर का इनवर्स है ना, दोनों डिपेंड प्राइस पे ही कर रहे हैं, दोनों डिपेंड प्राइस पे ही कर रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, राइट। ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जितना ज्यादा प्राइस है उतनी ज्यादा वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, सही है, कि उसको अपने वक्त के अपनी रिसोर्सेज के अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो और यूनिट्स दे रहा हूं। हो सकता है वो छुट्टी भी कुर्बान कर दे अपनी, कि एक्स्ट्रा डे भी काम कर ले। बहरहाल द सर्टेन क्वांटिटीज एट सर्टेन मार्केट प्राइस, जब हमने यहां देखा ना सिर्फ मार्केट प्राइस की बात नहीं थी, इक्विलिब्रियम, सर्टेन क्वांटिटीज एंड सर्टेन प्राइस, ये दोनों पॉइंट्स थे। सर्टेन क्वांटिटीज क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये सर्टेन क्वांटिटीज हैं जो एक्स एक्सिस से आ रही हैं, और सर्टेन प्राइस जो कि वाई एक्सिस पे आ रही है, वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन प्राइस इज एक्सेप्टेड बाय बोथ कंज्यूमर एंड सप्लायर व्हिच बिकम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा इसमें प्राइस और क्वांटिटीज दोनों चीजों की बातें शामिल है। इन केस देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट देन इट्स अवेलेबल सप्लाई, अगर डिमांड एक्सेस है प्रोडक्ट की, सप्लाई जितनी उससे ज्यादा डिमांड है, मतलब उस प्राइस पे और लोग खरीदार मौजूद है, या अगर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट है लेकिन कस्टमर्स डिमांड नहीं कर रहे उतनी, ठीक है। इन दोनों सूरतों को हम कहते हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, ये भी ऊपर देख लिया हमने, सही। प्राइस मैकेनिज्म सजेस्ट्स दैट अंटिल मार्केट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द प्राइसेस कीप एडजस्टिंग इन अ वे दैट प्राइसेस तब तक एडजस्ट होती रहती है जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम ना आ जाए, सही है। मिसाल के तौर पे इसकी बेस्ट मिसाल है जो हमारे फ्रूट कार्ट्स बैठे होते हैं ना बहुत सारे, और आगे मैंने मिसाल भी उसी की दी है मैंगो सीजन की, तो वहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप इसको रीड करोगे तो समझ जाओगे। मैं समझाने के लिए ये इलस्ट्रेशन समझाऊंगा। प्राइस मैकेनिज्म इन द मैंगो मार्केट, सपोज इट इज मैंगो सीजन, इनिशियली मैंगो प्राइसेस आर सेट एट $2 पर केजी। सबसे पहले प्राइसेस कहाँ सेट की गई, $2 पर केजी पे। एट दिस प्राइस कंज्यूमर्स आर ओनली विलिंग टू बाय 600 किलो मैंगो पर डे। $2 पर किलोग्राम अगर प्राइस है तो कंज्यूमर्स कितना बाय करने के लिए रेडी है, 600 केजी। तो लेट सपोज अभी यहाँ मैं इसको ग्राफिकली भी बता देता हूँ, ठीक है। एक $2 प्राइस है, बल्कि 2 ऊपर रखता हूँ थोड़ा, 1 और $2 प्राइसेस हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ये इकोनॉमिक्स में एक अजीब सी चीज़ है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम यूजुअली, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे रखते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है जो वाई एक्सिस पे रखा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटीज, वो एक्स एक्सिस पे रखा है। तो $2 पे 200, 400 या 200, 400, 600, 800, ठीक है, समवेयर और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर 1000 भी ले आता हूँ। तो $2 के ऊपर कस्टमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, 600, सही है। एक आ गया, सॉरी, ये 600, ठीक है। बट सप्लायर्स आर विलिंग टू प्रोवाइड 1000 kg मैंगो, लेकिन सप्लायर्स इस पे इस प्राइस के ऊपर $2 के ऊपर कितने देने के लिए राजी हैं, 1000 सप्लायर्स को ब्लू से सप्लायर्स इतने देने के लिए राजी हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू एन एक्सेस सप्लाई, सप्लाई कितनी ज्यादा है,
ये फर्क देख रहे हो, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, डिमांड इतनी नहीं है, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है अभी, सही है। अब प्राइस एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी टू रिड्यूस द एक्सेस सप्लाई एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। वो चाह रहे हैं हमारी सप्लाई बिके और कस्टमर्स अट्रैक्ट हो मार्केट में, तो सप्लायर क्या करेंगे, वो लोअर कर देंगे प्राइस $1.5 पे। वो अपनी प्राइस को कहाँ ले आए, $1.5 पे, $1.5 पे सप्लायर्स प्राइस ले आए। तो $1.5 के ऊपर अब क्या है, $1.5 के ऊपर कुछ सप्लायर्स तो मार्केट छोड़ के भाग गए, तो सप्लाई कम हो गई, क्योंकि वो इतने कंपनी उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। कल तक वो मिसाल के तौर पर कहीं और उनको $1.8 मिल रहे थे, और इस मार्केट में, मैंगो मार्केट में उन्होंने सोचा $2 मिलेंगे, तो वो अगर मैंगो मार्केट में सेल करते $2 पे अंदर तो वो तो रहेंगे, लेकिन अगर $1.5 पे चली जाए तो फिर वो $1.8 वाली मार्केट में चले आएंगे, वो सब्जियां या कोई और दूसरा जो है ना गोश्त का काम शुरू कर देंगे, तो वो तो आगे, तो कुछ सप्लाई तो यूं कम हो गई। फिर कुछ सप्लाई कम हुई और कुछ डिमांड बढ़ी, सही ना, $1.5 के ऊपर, तो ये पॉइंट लेट सपोज आया, रीच हुआ, सही है। तो अगर सप्लाई कर्व को देखा जाए तो वो इस तरह से बनेगा कुछ, और डिमांड कर्व को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, सही ना। तो एक्सेस सप्लाई कम हो गई, कुछ सप्लायर भाग गए और कुछ डिमांड भी तो एक्सटेंड हुई। डिमांड वरना पहले 600 थी, अब डिमांड 800 पे चली गई, और सप्लायर्स 1000 सप्लाई कर रहे थे केजी, वो भी अब 800 सप्लाई करने जितने रह गए, कुछ भाग गए, तो 800 केजी अवेलेबल है मार्केट में माल $1.5 के ऊपर, सही है। और अचानक $1.5 भी नहीं करे, पहले $1.9, $1.8, $1.6, जहां पर एग्जैक्ट मैच हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है। ऐसा भी हो सकता है ज्यादा गिरा दिए प्राइस, तो डिमांड बहुत हो जाएगी और सप्लाई इतनी नहीं होगी, तो फिर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे कि इतने लंबे लंबे कस्टमर्स की लाइन है और माल शॉर्ट है, तो प्राइस बढ़ाओ। जब प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर जो वो प्राइस पे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर कस्टमर जैसे विलिंग रहा, डिमांड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो भागना शुरू हो गए, तो सिर्फ उतने ही बचे जो विलिंग और एबल टू पे है। तो उस केस में नीचे पर वो, अब ये पूरा केस पढ़ेंगे थियोरेटिकली समझ में आ जाएगा कि कुछ सप्लायर मार्केट को छोड़ के भाग गए बिकॉज उनके पास बेटर ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज थी, जिसने सप्लाई को 800 किलो पे ले आई। लेकिन डिमांड की दूसरी तरफ क्या है चल रहा है, ड्यू टू रिड्यूस्ड प्राइसेस सम विलिंग कस्टमर्स हु प्रीवियसली कुड नॉट अफोर्ड द मैंगोज आर नाउ एबल टू बाय एज वेल। अब वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड 600 से 800 पे चली गई और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 से 800 पे आ गई, तो 800 क्वांटिटीज पे हमारा सर्टेन क्वांटिटीज लॉक हो गई और सर्टेन प्राइस का $1.5। क्लियर? दिस इज हाउ एडजस्टमेंट्स हैपन। This is an example how price mechanism closed the market supply gap। ये मार्केट डिमांड सप्लाई गैप, डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको किस तरह क्लोज किया गया, ठीक है। तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम से किस तरह इक्विलिब्रियम पे आ गई, सही है। नाउ सपोज इफ द प्राइसेस वर $1 पर केजी, तो क्या होता, अगर $1 पर केजी प्राइस है तो देयर वुड बी इवन लेसर सप्लाई। अगर प्राइसेस $1 पर केजी होते ना, चल रहे होते, तो मार्केट में सप्लाई कितनी होती, $1 के ऊपर सप्लाई कर कौन सा, ब्लू वाला है, सप्लाई कर्व ये इंक्रीज होने वाला, ये वाला कर्व, डिमांड कर्व ये वाला है, ठीक है, डिमांड कर्व ये वाला है। सप्लाई कर्व में रहते हुए देखो $1 के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर 600। अगर $1 प्राइस है तो सप्लायर सिर्फ 600 क्वांटिटीज, 600 किलो मैंगो सेल करने वाले सप्लायर्स बचे हुए, बस बाकी सारे भाग गए इतने कम प्राइस पे। जबकि $1 पर केजी के ऊपर डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1000 के करीब है, सही है। तो एक केस ये भी है, ये एक्सेस सप्लाई का केस है और एक्सेस डिमांड का केस है कि डिमांड एक्सेस है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्राइस बढ़ाए जाएंगे। जब प्राइस बढ़ाए जाएंगे तो कुछ सप्लायर्स मार्केट के अंदर एंटर होंगे, तो सप्लाई एक्सटेंड हो जाएगी, 800 पे चली जाएगी, और कुछ कस्टमर जो कि $1.5 का नहीं खरीद सकते भाग जाएंगे। तो जब वो भागेंगे तो 1000 केजीज की डिमांड से 800 केजी डिमांड पे रहेगी। क्लियर हो रही है बात? तो प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से कुछ हो रही है ये, लेकिन इसको पढ़ना, मैंने अपने ग्राफ के अंदर जो मिसालें दी उसको छोड़ना। देयर वुड बी इवन लेसर सप्लाई एट दिस प्राइस। अगर $1 की प्राइस है तो बहुत कम सप्लाई होगी, सिर्फ 600 किलो होगी। बट द क्वांटिटी इज डिमांडेड, इस प्राइस पे 1100 केजी है, मैंने 1000 एज्यूम किया था, 1100 बोल रहा है, 1100 केजी लेकिन डिमांड है। तो प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से होगी कि भाई आप 600 किलो सप्लाई करने के लिए राजी हो, जबकि 1100 किलो मैंगोज की डिमांड है $1 पे। तो ये जो एक्सेस डिमांड आ रही है, इस एक्सेस डिमांड की वजह से लंबी लंबी कस्टमर्स की लाइनें भी लगेंगी, समझो। तो ये किस तरीके से वो करेंगे, खत्म करेंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो सप्लायर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्राइस, $1 से $1.5 पे ले आएगा। तो जब $1.5 पे सप्लायर प्राइस ले आए तो जितनी सप्लाई मौजूद थी 600 किलो, और भी सप्लायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे कि $1.5 मिल रहा है, तो वो भी एंटर हो गए, तो सप्लाई 800 किलो पे पहुंच गई। लेकिन महंगा होने की वजह से कुछ कस्टमर भाग गए, तो 1100 केजी से डिमांड 300 केजी कम हो गई और 800 केजी पे आके इक्विलिब्रियम बना। क्लियर है? ये पूरा केस बना हुआ है, वही जो ऊपर बता रहा था।
ऊपर वाली लाइन में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये डिसइक्विलिब्रियम है क्योंकि एक्सेस सप्लाई है। इस लाइन पे ये जो नीचे वाले ब्लैक लाइन, इसमें डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और ये पॉइंट है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इस स्टेज पे एक मुझसे सवाल किया स्टूडेंट ने कि जो पिछली मिसाल थी उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 900 यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 900 यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, $2 की प्राइस पे अगर 900 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है, लेकिन प्राइस गिर जाता है $1.5 हो जाता है, तो फिर सप्लायर्स जो है 800 यूनिट्स सेल करने के लिए रेडी है, तो वो एक्स्ट्रा 100 यूनिट का क्या हुआ, वेस्ट हो गए क्या? ये सवाल का जवाब मैं दूंगा और उसको समझ गए ना अगर आप इस पॉइंट पे, और अगले तमाम पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत ये मैं अपने अल्फाज को चेंज करूंगा समझाते हुए, आप इकोनॉमिक्स को समझना शुरू हो जाओगे। एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज नॉट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। तो बात कुछ ये है कि ये जब मैं कहता हूं ना कि सप्लायर्स 900 यूनिट्स देने के लिए राजी हैं, प्राइस गिर गए तो सप्लायर्स जो है वो 800 यूनिट्स देने के लिए राजी हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है सप्लायर्स 900 यूनिट्स लेके आके बैठ गए सारे, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 800 यूनिट्स भी लेके आके बैठ गए। ये सिर्फ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं कि एक मार्केट है, समझ लो जिसको आप वर्चुअली देख रहे हो, यूं समझ लो, इमेजिन नहीं करना चाहते वर्चुअली देखो, तो आप उस मार्केट के अंदर वो किस तरह ऑपरेट करेगी, आपके हाथ में कंट्रोलर है, गेम कंट्रोलर की तरह। एक थर्मोस्टेट, आपने प्राइस बढ़ा के देखा तो आपने कहा कि अगर मैं प्राइस 900 करता हूं तो क्या होगा, सप्लायर बहुत सारा आ गया, कस्टमर भाग गया। प्राइस कम करके देखता हूं तो सप्लायर भाग गया, कस्टमर आ गया। सही है ना? प्राइस 2 पे कर दी तो बहुत सारे सप्लायर्स आ गए, कस्टमर्स बहुत दूर चले गए, डिमांड बहुत कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई। प्राइस 1 पे करके देखा तो सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड बहुत बढ़ गई। फिर प्राइस को थोड़ा सा ऊपर किया तो 1.5 एक ऐसा पॉइंट आया जितने सप्लायर्स मौजूद थे, जितनी सप्लाई मौजूद थी उतनी डिमांड मौजूद थी। ये ऑल्टरनेटिव्स है, इसका मतलब ये नहीं ये हो चुका। बिल्कुल इसी तरह थोड़ी देर पहले एक मैंने मिसाल दी थी कि सब्जियां सेल कर रहा है, तो देखिएगा यार ये प्राइस तो गिर रहे हैं, तो सब्जियों को कुछ ऐसा करे कि फ्रूट बन जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली सब्जियां सेल कर ही नहीं रहा, एक्चुअली उसने सब्जियां खरीद ली ही नहीं है, उसके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये कोई भी मैं मिसाल दे रहा था, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो ऐसा नहीं है कि लग चुके और वो वेजिटेबल्स का स्टॉल लग गया। सही है? अगर वो लग चुके और वेजिटेबल्स का स्टॉल लग गया तो फिर उससे एग्जिट लेना पड़ेगा पहले, तब तक तो मार्केट प्राइसेस कहां जा चुके होंगे। वो एक्चुअली हो नहीं चुका कुछ भी। ये सारे ऑल्टरनेटिव है। अगर इतनी प्राइस होती है तो ये होता है, अगर मिसाल के तौर पर $2 प्राइस होती है तो क्वांटिटीज कस्टमर्स जो है ना 600 डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लायर 1000 सेल करने के लिए राजी हैं। ठीक है? इसी तरीके से ये जो यहाँ पर दिया हुआ है सारा, कि अगर मिसाल के तौर पे $2 प्राइस होती है तो मैंगो की क्वांटिटी डिमांड 600 किलो होगी, लेकिन सप्लाई अवेलेबल होगी 900 kgs। अगर प्राइस कम कर देते $1 पे ले जाते तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सेस हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर 1 से $1.2 तक लेके आते हैं तो क्या है, थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। करते करते 1.5 तक ले आए प्राइस को, तो देखा कि हाँ 1.5 पे क्वांटिटी डिमांडेड 800 है केजी मैंगोज और सप्लाई भी 800 केजीज मैंगोज की है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट में एक्चुअली हो रहा है, आप यूं समझो ये वर्चुअली हो रहा है। ठीक है? कि हम अपने पार्ट पे बैठ के अपनी गिवन इंफॉर्मेशन रख के एक बेस्ट एजुकेटेड एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगर इतने होंगे तो सपोजिटली क्वांटिटी डिमांडेड इतनी होगी। प्राइस बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी थोड़ी, और प्राइस बढ़ा देंगे थोड़ी और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। सही है? लेकिन बढ़ते हुए प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। सो दीज आर जस्ट ऑल्टरनेटिव्स, दे हैव नॉट हैपेंड। और मार्केट जब हम कह रहे हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑपरेट करती है, तो मार्केट एक्चुअल टर्म्स की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करती है, पहुंचती है। आप देखना जब भी कोई सीजन आता है, मैं स्टॉल्स की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो समझाना आसान है। यहाँ पर जब भी कोई सीजन आता है तो वहां पर सेम चीज के उस मार्केट में बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, छोटे कियोस्क और शॉप्स लगी होती है, तो सबके रेट मोर और लेस से, अगर मिसाल के तौर पे पहला ठेले वाला भी 200 रुपए किलो आम बेच रहा है तो आखिरी ठेले वाला भी तकरीबन 200 रुपए किलो ही आम बेच रहा है। जो उनमें से 180 रुपए किलो आम बेच रहा है उसके आम की क्वालिटी शायद थोड़ी खराब होगी। सही है? बिकॉज दैट्स अ मार्केट, इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे हुआ। लेकिन पहले दिन से ही नहीं हो जाता इक्विलिब्रियम, जब सीजन का स्टार्ट होगा तब किसी ने बहुत हाई प्राइस रखे होंगे,
तो उसका फिर एक कॉम्पिटिटर आएगा थोड़े लो प्राइस पे कि वो और कम पे बेचने की इस्तेदाद रखता है, तो लोग उसके पास जा रहे होंगे खरीदने। तो जो हाई प्राइस पे सेल कर रहा था उसने देखा उसके ग्राहक ज़्यादा है, वो ज़्यादा वॉल्यूम सेल कर पा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी थोड़े प्राइस कम कर दूँ। तो प्राइस कम करेगा, करते करते उस पॉइंट पे रीच कर जाएगा कि इससे कम सप्लायर नहीं कर सकता प्राइस, और उसको पता है कोई और भी नहीं करेगा इससे कम, अभी मार्केट स्टैंडर्ड बन गया है। और बाकी जो कस्टमर्स हैं उनमें भी सबको के अंदर ये बात तय हो गई है कि भाई 200 रुपये किलो ही, लेट्स सपोज अगर इक्विलिब्रियम पहुंचेगा इतने के ही आम है, तो वो कस्टमर्स जो कि मार्केट के अंदर वो दाखिल ही नहीं होंगे, जिनको पता है कि आम 200 रुपये किलो है लेकिन हमारे पास तो इतनी इस्तेतात ही नहीं है कि हम जो है रोज़ आम खरीद सकें, तो वो नहीं आएगा। वो कस्टमर जो खरीद सकता है वो आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से करके इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच होता है रियलिटी में। तो रियलिटी में तो इट टेक्स टाइम, लेकिन वर्चुअली अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेबल के अंदर सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकली मार्केट में इन सारे ऑप्शंस पे ऑपरेट करने के लिए अलग अलग दिन लग जाएंगे, अलग अलग महीने लग जाएंगे, कितने दिनों तक तो पता ही नहीं। ये $2 की प्राइस पे सेल कर रहे होंगे, फिर कुछ सप्लायर्स को रियलाइज होगा कि नहीं यार हमारा माल तो नहीं बिक रहा और हम इससे प्राइस कम नहीं कर सकते, तो फिर वो एग्जिट लेंगे, अगर रियल बात करें। क्लियर हो रही है? लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको, इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब एक ऑप्शन ये है कि ऐसा हो सकता है, एक ऑप्शन ये है कि ऐसा हो सकता है, एक ऑप्शन ये है कि ऐसा हो सकता है, राइट। सो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, ये 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है जिसमें इक्विलिब्रियम जो है ना ये बीच वाले ऑल्टरनेटिव के ऊपर हिट हो रहे हैं। तो इस चीज को आप आगे पढ़ते हुए ध्यान में रखना कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। और रियली हमें कैसे फिर डाटा मिल रहा है, तो आप यूँ समझे एक वर्चुअल एक गेम नुमा आपके पास ना पूरा समझ लो एक स्क्रीन और गेम है जिसके अंदर प्राइस को बढ़ा के कम करके आप खुद देख सकते हो रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, एक तरह से आपके आगे फ्यूचर, वो गेम फ्यूचर बता रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इतना कर दूंगा तो क्या होगा, लेकिन वो फ्यूचर बता नहीं सकता। बेस्ट इन प्रैक्टिकल टर्म्स इकोनॉमिस्ट फ्यूचर नहीं बता सकता, लेकिन पास्ट प्रैक्टिसेस के बलबूते पे बता सकता है कि ठीक है अगर हम इतने प्राइस करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पिछली प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं कि जिसके अंदर हमने देखा जब भी प्राइस बढ़ा है तो बिका नहीं है माल। इस दफ़ा बढ़ा तो सकते थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ है, सारी चीज़ें महंगी हुई है, तो इस बात को एक्सपेक्ट करते हुए कस्टमर जो है हमसे लेगा तो ज़रूर कि हम थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत बढ़ा दी तो नहीं लेगा। ये फिर वो क्वांटिटीज तक का एस्टिमेट कर सकते हैं जो स्टडीड होता है। तो ये एक स्टडीड गैस है, एक तरह से एजुकेटेड गैस है